सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी की 4 क्लास, जो कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कौशल के अकॉर्डिंग। तो कौशल कितने बताए थे मैंने आपको? 4 कौशल बताए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो कि हमारे 3 जो कौशल है वह हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनके मीनिंग्स एंड ये इम्पोर्टेंस और इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस करते हैं, आई मीन इनका अर्थ, इनकी विशेषताएं, इनका महत्व, इनकी समस्याएं और इनकी समस्याओं से कैसे निराकरण किया जा सकता है, तो मैंने ये सभी आपको बताए हैं। सो जो आज हमारा लास्ट वाला है पॉइंट है वो है हमारा लेखन कौशल। सो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। लेखन कौशल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइटिंग स्किल, सबको पता है। देखते हैं क्या होता है। मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सो ध्यान मत दीजिए। ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सो अब इसको समझेंगे क्या होता है। बुक्स की लैंग्वेज पे जाओगे ना तो कभी भी याद नहीं हो पाएगा, बिल्कुल क्या रहोगे, रट्टाफिकेशन रहोगे। तो बस सिर्फ ओनली 2-4 दिन के लिए आपको याद रहेंगे बातें, बाकी लाइफ टाइम के लिए हमको इसको रेडी करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। जो हमने में 3 कौशल पढ़े हैं, जब हम उन तीनों कौशल में पूर्ण विकसित हो जाएंगे तो तभी तो हम सबसे लास्ट में राइटिंग कर पाएंगे। क्योंकि राइटिंग क्या होता है, लिखना कोई आम बात नहीं होती है, सबसे हार्ड माना जाता है इसको, कि लिखना सबसे हार्ड वर्क होता है। क्योंकि जब हम सुनेंगे, चलो हमने सुन लिया, फिर हम उसको बोलेंगे, बोल भी लिया, फिर हम उसको पढ़ेंगे, चलो हमने इसको पढ़ लिया, फिर बाद में तो हम उस पर अपनी राइटिंग करेंगे, अपनी हैंड राइटिंग देंगे, या फिर बिना उन तीनों कौशल के आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे बताया है कि मौखिक रूप के अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भाव की मौखिक अभिव्यक्ति है। जो हमने सुना है, जो भी हमने अनुकरण किया है, वो हमारी माइंड्स में फिक्स है, तो उसको हम निकालेंगे और अपनी आत्मसिद्धि के अकॉर्डिंग खुद से उसकी क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे। जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं। देखो हिंदी जो होती है, शुद्ध हिंदी बिल्कुल अपने लिपि में लिखी जाती है, अपने लिपि के अकॉर्डिंग इसको हम लिखते हैं। जो हिंदी है कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि के से अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे बताया कि लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, लिपि के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उसी को हम लैंग्वेज ऑफ राइटिंग स्किल्स बोलेंगे। फिर देखते हैं आगे। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना है। अब यहाँ पे बताया कि भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना, लिखना है। जब आप ध्वनि समझोगे, आपने किसी को बोलते हुए देखा है, उसका अनुकरण किया है ना, तो फिर आप उनको क्या करोगे, अपने माइंड में फिक्स करोगे, इन ध्वनियों को, इन प्रतीकों की पहचान करोगे, लिपिबद्ध को पहचानोगे, फिर तभी तो आप उस पर अपनी खुद की राइटिंग कर पाओगे। या फिर इनके बिना उसके ही आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दोगे, नो वे, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इनका ज्ञान होना चाहिए, किसका, ध्वनि का और लिपिबद्ध का, तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छी राइटर और अच्छी राइटर आप बन सकते हैं और अच्छी राइटिंग आप कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं। समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट, लेखन शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग स्किल। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग स्किल क्या होती है, समझते हैं इनके ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट है, छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भाव को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। जो छात्र की क्या होती है, थिंकिंग होती है, स्टूडेंट की जो थिंकिंग होती है, अपने अकॉर्डिंग सोचेगा, उस पर अपना निरीक्षण के उपरांत, जस्ट नाउ लेटर, उसके तुरंत उपरांत
भाव को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। यानी कि जो भी उसने सोचा है, जो भी उसकी थिंकिंग है माइंड में, उसने उस पर क्या क्या निरीक्षण किया और उसके बाद वह क्या करेगा, उसको क्रमबद्ध रूप से अपने थ्रू क्या करेगा, उसको व्यक्त करेगा, बोलेगा, लिखेगा अपने थ्रू। फिर नेक्स्ट है छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। बिल्कुल, सुपाठ्य मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी उसने पढ़ा है, जिसमें भी वो जिस भी लेसन में या टॉपिक्स में वो परिपूर्ण हो चुका है, तो उस पर वह अपना सुपाठ्य लेख लिख सकेगा, उस पर अपना खुद की एक्टिविटी प्रदर्शित कर सकेगा। जैसे कि जब आप लोग छोटे थे या फिर मैं भी, तो हमको टीचर्स क्या बोलते थे कि आपको ऐसे लिख के लाना है घर से, या तो फिर मेरा परिवार फैमिली के अकॉर्डिंग, या फिर क्या होता था सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या फिर जैसे कि त्यौहार के अकॉर्डिंग हो गया, इनके अकॉर्डिंग क्या लिखवाते थे, जैसे कि दीपावली, होली, इनके अकॉर्डिंग ऐसे वगैरह लिखवाते थे कि नहीं, बताना आप, है ना, होता है ना ऐसा। फिर थर्ड पॉइंट है शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। बिल्कुल, शब्दों की क्या लिख सकेगा, वह शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। जब वह अच्छा राइटर बन जाएगा तो वह शुद्ध वर्तनी भी लिख सकेगा, तभी वह परिपूर्ण माना जाएगा स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है छात्र ध्वनि समूह, शब्द, सुक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इनके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको 3 कौशल्स करा दिए हैं, तो 3 कौशल में जब आप परिपूर्ण हो चुके होंगे तो तब आपको ध्वनि का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आप सुनोगे भी, बोलोगे भी, उनको पढ़ोगे भी। ध्वनि समूह का भी ज्ञान हो जाएगा, उनकी सुक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा, कैसे होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होती है, मुहावरे क्या होते हैं, इनका भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि मुहावरे कैसे होते हैं, कैसे उनके वर्ड्स का हमको मीनिंग निकालना होता है। उनका मीनिंग ज़्यादातर अपने माइंड से ही खोजना पड़ता है, बहुत रियलिटी टाइप से के होते हैं जो मुहावरे होते हैं। फिर उन पर आप क्या कर सकेंगे, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे उनके थ्रू। फिर नेक्स्ट है विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा। बिल्कुल, यहाँ पर बताया गया है कि जब आप लिखोगे, राइटिंग करने बैठे हैं, चलो हम नोटबुक में राइटिंग करेंगे, तो जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि कहीं पर आपको विराम चिन्हों का भी यूज़ करना होता है। बिल्कुल होता है कि जैसे कि हमारा सेंटेंस फिनिश होता है, आई मीन ख़त्म होता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, तो आपको इसका ज्ञान होगा। या फिर आप थोड़े रुक रहे हो, अपने लय को प्रदर्शित कर रहे हो, अच्छा उच्चारण दे रहे हो अपनी लय में, तो तब आप वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज़ करोगे। या फिर आप वर्ड्स को जोड़ रहे हो, योजक बना रहे हो उसको, तो तब आप वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज़ करोगे। तो यह सभी क्या होता है, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना सीख जाता है। किसके थ्रू, इन चारों कौशल के थ्रू और राइटिंग के थ्रू। मीन्स जो होता है राइटिंग के थ्रू, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा, आपकी हैंड की खुद की एक्टिविटी होगी। फिर नेक्स्ट है अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेगा। अनुलेख और अतिलेख तथा श्रुतलेख क्या होता है समझते हैं। अनुलेख और अतिलेख एक ही होता है, और श्रुतलेख, अनुलेख क्या होता है, जिसपे आप खुद का लिखोगे कुछ, आई मीन खुद अपने बारे में या फिर खुद की अपनी एक्टिविटी के थ्रू लिखोगे, अपने विचार खुद लिखोगे। और श्रुतलेख क्या होता है, श्रुतलेख मीन्स होता है जैसे कि सुनकर लिखना। जैसे कि टीचर्स क्या करते हैं, डिक्टेशन को बोलते हैं, टीचर्स डिक्टेशन बोलते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, तो वह क्या हो गया, वह श्रुतलेख हो गया, यानी कि सुनकर लिखा हुआ। और जो अनुलेख और अतिलेख होता है, उसका मीन्स होता है कि हम खुद से ही अपने विचारों से निकालते हैं कि हमको यह राइट करना है और उसको हम लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अनुलेख और अतिलेख। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है चारों कौशल हमारे डेफिनेटली कंप्लीट हो चुके हैं, डेवलप हमारे माइंड में हो चुके हैं, तो तब तो हम बिल्कुल व्याकरण का प्रयोग करना बिल्कुल जान जाएंगे कि व्याकरण का यूज़ हम कैसे कैसे लैंग्वेज में करते हैं। सो लैंग्वेज जो होती है इसकी ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की इतनी शुद्ध होती है कि हम भले ही हिंदी बोलते हो बट हम बिल्कुल भी शुद्ध हिंदी नहीं यूज़ करते हैं। आप खुद से ही समझो ये बात, क्योंकि आप बड़े हो, सारी बातें भी समझाने की नहीं होती, बट आप खुद से समझो कि जो ग्रामर होती है हिंदी ग्रामेटिकल, आप उसको शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हो, जो आप डेली वाइज की आपकी जो लैंग्वेज होती है। और सिर्फ ओनली एक लैंग्वेज, एक क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है कि आप उसके थ्रू बोलते हो, जो भी आपको सोसाइटी के थ्रू इन्वायरमेंट से दिया गया है। बाकी जो अगर आप व्याकरण शुद्ध पढ़ोगे ना, तो आप हिल जाओगे, कहोगे क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। फिर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट,
वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकाल रख सकेगा। बिल्कुल, जब वह राइट करेगा तो वह जान जाएगा कि मुझको शब्द कहाँ पर यूज़ करने हैं और फिर इनका मीनिंग कहाँ यूज़ करना है, वाक्यांश कैसे यूज़ करना है, उपवाक्यों को कैसे बनाना है और इनका अर्थ फिर कैसे मुझको रखना है कि ये तो शब्द है तो फिर शब्द का मुझको अर्थ कैसे रखना है, किसके थ्रू रखना है, कैसे इसको मैं राइट करूँगा। वाक्यांश दिए हुए हैं तो इसको इस पे मैं अपनी खुद की एक्टिविटी कैसे बनाऊँगा। उपवाक्य दिए हुए हैं, मैं इसको कैसे रीड करूँगा, कैसे राइट करूँगा, इस पर कैसे इसको इसका अर्थ खोज कर निकालूँगा। तो ये सब किस में आते हैं, सब कौशल में ही आते हैं। फिर नेक्स्ट है, विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा। विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा। बिल्कुल राइट, जो होता है शुद्ध अपने आप में क्या होता है, एक शुद्ध होता है, तो वह शुद्ध गठन ही करेगा। लेखन कौशल का गुण, मेरिट्स ऑफ राइटिंग स्किल। अब बात आती है यहाँ पर लेखन कौशल के गुण, क्वालिटीज़ क्या होती है। क्वालिटीज़ बोल देते हैं या फिर इसको मेरिट्स भी बोल देते हैं, आई मीन दोनों चीज़ एक ही है। चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट है यहाँ पर लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल। बिल्कुल सबसे जो मेन बात आती है यहाँ पर उठकर कि जो लेखन है हमारा, अगर कोई हमारी नोटबुक ये कह रहा है हमसे कि अपनी नोटबुक दिखाना, होता है ज़्यादातर पेरेंट्स ही देख लेते हैं छोटे बच्चों की कि नोटबुक दिखाना, तो नोटबुक देखते हैं। अगर राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या बोलेगा कि बस बच्चे से कुछ नहीं आता। और अगर उसकी राइटिंग अच्छी है, बाकी चाहे वो थोड़ा नॉर्मली टाइप है, बट अगर उसकी राइटिंग अच्छी है, बिल्कुल सुंदर है, स्पष्ट है, सुडौल लिखा हुआ है उसने, तो क्या कहेंगे, बच्चे में बहुत टैलेंट है, बहुत एक्टिव बच्चा है। होता है ना ऐसा। तो सबसे जो मेन वर्क होता है राइटिंग में, सबसे पहले होता है बिल्कुल लेखन जो होना चाहिए हमारा बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए और स्पष्ट, बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए और सुडौल बिल्कुल चमकदार होने चाहिए। वर्ड्स जो होते हैं बिल्कुल एकक, जो कि हमको क्लियरिटी चमक रहे हैं। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट है, उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता हो। अब उसमें क्या हो, जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें प्रवाहशीलता होनी चाहिए, थोड़ा लय टाइप का होना चाहिए, थोड़ा अच्छी तरीके से उसकी प्रवाह होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि बस कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड को लिख दिया फिर बिल्कुल इसके ही थ्रू एक वर्ड लिखते हैं, फिर इसके थ्रू एक वर्ड लिख दें, ना ना ना, ऐसे नहीं। एक वर्ड जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फिर थोड़ा गैप देके एक वर्ड यहाँ पे लिख दे उसको, तो उसको बोलते हैं प्रभावशीलता होना चाहिए एवं क्रमबद्धता, और क्रमबद्धता होना चाहिए। ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि एक वर्ड यहाँ पे लिखा और एक वहाँ लिख दो जाकर, ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियरिटी, बिल्कुल क्रमबद्धता से लिखना चाहिए, क्रम के अकॉर्डिंग थ्रू लिखना चाहिए अपने नोटबुक में, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, विषय शिक्षण सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। जो विषय शिक्षण सामग्री हमारी उपयुक्त अनुच्छेदों में वो विभाजित होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार की सामग्री होनी चाहिए हमारे सामने जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता हो। जो भाषा है और शैली है उसमें क्या हो, प्रभावोत्पादकता हो, वह अपने में पूर्ण हो, प्रभाव रखती हो, कुछ मीन्स हो उसका, तभी तो वह क्या होगी, भाषा शैली में प्रभाव होगी, इम्पोर्टेंस होगी। फिर नेक्स्ट है, भाषा व्याकरण सम्मत हो। जो ग्रामेटिकल होती है हिंदी की वह क्या हो, सम्मत हो, अपने आप में बिल्कुल संबंध हो, पूर्ण रूप से विकसित हो। फिर नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक हो। जो हमारी अभिव्यक्ति है वह बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो और वह प्रभावपूर्ण हो। क्या, अभिव्यक्ति हमारी राइट करने की जो होती है वह बिल्कुल साफ होनी चाहिए, संक्षिप्त और क्लियर और प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए अपने आप में, तभी माना जाएगा अच्छा राइटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ, टेक्निक ऑफ राइटिंग स्किल। देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक होती है इसकी लेखन शिक्षण की। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे और कोई देखो ना देखो बट इसको ज़रूर नोट कर लेना, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में। मॉन्टेसरी विधि, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या बोला इसने। जो मॉन्टेसरी विधि है इसने सबसे पहले लिखने को ही माना है कि सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है, फिर बाद में होता है वो जो कौशल होता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ
तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। देखो, जब हम लिखते हैं तो लिखेंगे किससे? हाथ से, बिल्कुल कन्फर्म है। जब हम लिखेंगे तो हमारी आइज़ भी तो होनी चाहिए भाई, कहाँ लिख रहे हैं हम, कैसे लिख रहे हैं, आंखें होगी तभी तो हमारा हाथ सही चलेगा, है ना। और क्या, कान, अगर कोई बोल रहा है कि वो लिखो तो कान भी हमारे होने चाहिए अच्छे तरीके से कि हमको क्या सुनना है और क्या फिर हमको लिखना है। तो ये 3 चीज़ मेन बताइए, क्या? आँख, कान और हाथ। किसने? मांटेसरी में, मांटेसरी ने ये तीनों चीज़ बताई है कि लिखने में इनका यूज़ किया जाता है, इन पर बल दिया जाता है, आँख पर, कान पर, हाथ पर। हाथ से हम राइट करेंगे, आँखों से क्या करेंगे? हम सीन करेंगे, वॉच करेंगे, उसको देखेंगे, और कान से क्या करेंगे? हम उसको हियर, सुनेंगे, अगर कोई बोल रहा है उसको हम राइट कर रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। बिल्कुल, एक्टिविटी शायद आप लोगों में से भी किसी ने या फिर कंफर्म सभी ने की है, मैंने तो की है। ऐसे ही होता है जब छोटे होते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है। क्या क्या करते हैं, वो एक लकड़ी का गत्ता सा होता है, फिर प्लास्टिक का होता है ना, तो उस पर टीचर्स लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उन पर उनकी जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर ही हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा है, ये टीचर्स ने ये लिखा है, अब मेरे को दे दिया उन्होंने कि आप इसको अपनी एक्टिविटी से लिख के दिखाओ। तो फिर मैं क्या करूँ, जैसे ही टीचर ने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर को ऐसे ही फिरा दूँगी, है ना। सबको पता है क्या, है ना। तो उसको ही बोलते हैं हम कि उंगली फेरने को कहा जाए। फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए, जो उन्होंने पेंसिल को घुमाया है, फिर हमको भी वही एक्टिविटी करनी चाहिए उस पर। फिर देखते हैं, पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रंगीन। अगर उन्होंने कोई और कलर की पेंसिल को यूज़ किया है तो हमको उसके विपरीत पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इसने लिखा है। इसी प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग वह लिखना सीख जाता है। तो मोंटेसरी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं कि इन्होंने बताया कि मोंटेसरी ने कि जो सबसे पहले क्या होता है, सारे क्वेश्चनों में इन्होंने लिखने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि लिखना सबसे मेन्स होता है। और लिखने में हम क्या करते हैं, उसको करता है कि लिखने में इन्होंने 3 चीज़ बताई है, एक तो आँख, एक कान, एक हाथ। बिल्कुल ये तीनों एक्टिव होंगी तभी तो हम अच्छे राइटर कहलाएंगे, अच्छी राइटिंग कर पाएंगे। और फिर उन्होंने जो सेकंड बात बताई, बिल्कुल आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर रटने की कोई बात नहीं है, बस सुन लो तो बन जाएगा आपसे और हो भी जाएगा। फिर जो सेकंड इन्होंने बात बताई कि एक प्लास्टिक का क्या लो, गत्ता लो या फिर जो भी है, उस पर टीचर्स ने आपको कुछ लिख दिया है जो भी, तो उस पर फिर आपको क्या करना है, अपनी उंगली फहरानी है। और उन्होंने जिस पेंसिल का यूज़ किया है आपको उसके विपरीत रंगों की पेंसिल का यूज़ करना होगा वहाँ पर। इतनी बात क्लियर है। तो यह किसकी विचार है या किसके विचार है? यह विचार है मोंटेसरी के। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसको, बस याद कर लेना और रटना तो नहीं है, बस याद कर लो, एक इमेज बनाओ अपनी माइंड में, सेट कीजिए इमेज। फिर है रूपरेखानुकरण विधि। क्या होता है रूपरेखानुकरण विधि? इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उनके निशाने पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। देखो क्या होता है रूपरेखानुकरण विधि, क्या होता है? इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर स्लेट या चौक या पेंसिल के बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को लिखना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये लिखना है ऐसे, ऐसे ऐसे, है ना। तो मैंने ये लिख दिया श्यामपट्ट पर। अब मैंने स्टूडेंट्स को उठाया कि यहाँ पर आओ और इसको लिख के दिखाओ। तो स्टूडेंट क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर इसको ये बिंदी सी दिख रही है इसको बोलते हैं रूपरेखानुकरण विधि। तो जहाँ जहाँ ये दिख रही है उस पर ऐसे अपनी एक्टिविटी करेगा खुद की, और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। बताओ बिल्कुल बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आपके? तो इसको ही हम कहते हैं रूपरेखानुकरण विधि। बिल्कुल क्लियर है तो मेरे को बता दो कि क्लियर है। फिर बताया उन्होंने कि जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर आए, इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। देखो उन्होंने तो ऐसे लिखा है इनको, सॉरी अभी बताती हूँ।
उन्होंने ऐसे लिखा है, बट अभी पूरा पूर्ण रूप से यह लिखित रूप नहीं है। इन्होंने बताया कि फिर जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर के आए, उभर के कैसे आएंगे, जब वह अपनी पेंसिल इस पे ऐसे फहरा देगा, तो तभी तो यह उभर के आएगा वर्ड। क्लियर है ये पॉइंट। फिर इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग वह लिखना सीख जाता है, किसके रूपरेखानुकरण के थ्रू भी वह लिखना सीख जाता है। इन्होंने लिखने की 2 टाइप बताई है। एक तो इन्होंने बताया कि सिर्फ ओनली ये लिख दिया, इस पे भी उसको क्या फेरनी है, अपनी पेंसिल फेरनी है विपरीत कलर की। और एक उन्होंने इस टाइप का वर्ड बना दिया और इस पर भी उन्होंने कहा है कि अपनी एक्टिविटी करके दिखाओ। तो ये वाली तो हो गई हमारी रूपरेखानुकरण, ये वाली सिंपली। आगे बात समझ में, ये वो ऐसे ही होता है, बहुत इजी है ये। अगर बस लैंग्वेज समझ लो तो फिर कुछ नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी है। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र को कहता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाइए। अब देखो क्या होता है, यह स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसके नाम से ही देखो आप, स्वतंत्र है वह अपने रूप में, उन्होंने स्वतंत्र वर्ड दिया है, बट आपको उसके थ्रू ही अब की बार खुद से लिखना है। इन्होंने बताया कि श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाए। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, ये लिख दिया है, फिर कहा है कि यहाँ पर नीचे लाइनें ड्रॉ कर दिया है, फिर कहा है कि खुद से लिखो, खुद से स्वतंत्र अनुकरण करो। तो इसको देखेगा कि ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे, फिर वह बना देगा इसको। तो इस प्रकार भी हम उसको लिखने की विधि सिखा सकते हैं, किसके, स्वतंत्र उपकरण विधि के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है तुलना विधि। हिंदी भाषी क्षेत्रों में तुलना विधि उपयोगी मानी जाती है। किसमें, हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं उनमें तुलना विधि को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, यूजफुल माना जाता है। बालकों को 3री 4थी कक्षा में मातृभाषा के लेखन का अभ्यास हो चुका होता है। पूछ लेता है यह क्वेश्चन कि बालकों को कौन सी कक्षा में मातृभाषा के लेखन का अभ्यास हो चुका होता है। तो कौन सी भाषा में, तो कौन सी कक्षा में हो चुका होता है, तो 3री या फिर 4थी कक्षा में। नोट कर लेना इस बात को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3री और 4थी कक्षा में पूछता है बेसिक क्वेश्चन कि बालकों को कौन सी कक्षा में मातृभाषा के लेखन का अभ्यास हो जाता है। आई मीन अपनी मातृभाषा की जो भी उसकी मातृभाषा होती है, जैसे कि हमारी इंडियन मातृभाषा है हिंदी, तो उसको हो जाता है कौन सी कक्षा में, कौन सी क्लास में हो जाता है, 3री और 4थी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, यह बेसिक क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से। फिर है अतः उससे तुलना करते हुए हिंदी भाषा शीघ्रता से सीखी जा सकती है। अतः उससे तुलना करते हुए हिंदी भाषा शीघ्रता से सीखी जा सकती है कि जैसे जैसे लिखा है उसकी तुलना कीजिए, बांटिए उसको अपने अकॉर्डिंग, बांटना उसको, तो भी आप हिंदी को शीघ्रता से सीखी जा सकती है। फिर देखते हैं लेखन शिक्षण के लिए आवश्यक बातें, थिंग्स नीडेड फॉर टीचिंग राइटिंग। ये बातें निम्नलिखित है। ये 2 लाइन हर जगह होती है निम्नलिखित वाली। फर्स्ट पॉइंट है कि बालक को लिखना तभी सिखाए जब वह लिखने में रुचि ले। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि बालक को लिखना तभी सिखाए जब वह खुद से बोले कि हाँ मेरे को कुछ दो लिखने को, मैं लिखूंगा। तभी तो वह सीख पाएगा जब उसकी रुचि होगी। अदरवाइज़ अगर उसकी रुचि नहीं होगी और आप सिर पटकते रहो अपना, लिख ले भाई लिख ले, कुछ तो लिख ले, तो वह नहीं लिखेगा। तो बिल्कुल जब बालक को रुचि होगी तो तभी आप उसको लिखना सिखाएं। नेक्स्ट है अक्षरों को सरल से कठिन के क्रम में लिखना सिखाया जाए। जैसे प व र भ आदि अक्षर पहले, श त्र आगे आदि कठिन अक्षर बाद में। वाक्य भी सरल से कठिन की ओर सूत्र के आधार पर लिखने सिखाए जाए। सूत्र जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो कि सरल से कठिन की ओर होते हैं ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो वही बात हुई है यहाँ पर कि सरल से कठिन की ओर सिखाया जाए। पहले उसको क्या बताया जाए, इजी वे वाला, इजी वे जो होगा, इजी रास्ता जो होगा, फिर उसको हार्ड वे बताएंगे। क्योंकि जब बंदा इजी वे पर चलना स्टार्ट कर देगा तो हार्ड वर्क पर तो वो खुद ही चल जाएगा।
बिल्कुल क्लियर है। तो जो प व र भ होते हैं बिल्कुल ईजी होते हैं, उसको बस ऐसे बता दो कि ऐसे ऐसे लिख लो तो उसको वो लिख लेगा। अगर हम उसको स्टार्टिंग में बताएंगे कि ऐसे बनाओ फिर ऐसे लिखो तो वह क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी पढ़ाई से मन हट जाएगा, वो सोचेगा यार मुझसे नहीं होगा, ये क्या बता रहे हैं टीचर। सो पहले उसको आप क्या सिखाए, सरल सिखाए, फिर बाद में कठिन सिखाए, तो इसको हम बोल देते हैं सरल से कठिन की ओर। फिर नेक्स्ट है, अध्यापक को चाहिए कि वह बालक के लिखने की गति पर प्रारंभ में ध्यान न देकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दे। इन्होंने बताया कि टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिखने की गति पर प्रारंभ में ध्यान न देकर कि बच्चा तेज़ लिख रहा है या फिर कम लिख रहा है, इस पे ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि राइटिंग सुंदर करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा आराम से लिखते हैं, और कुछ बच्चे तेज़ लिखते हैं। वो तो देखो सबकी एक्टिविटी इक्वल नहीं होती है, सबका माइंड जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। आपको पता है सब में क्या होती है, सबके जो वो माइंड होते हैं, जो लिखने की स्पीड होती है, फिर जो भी होता है सब में भिन्न प्रकार की होती है, सब में विभिन्नताएं पाई जाती है, हर चीज़ में सब में विभिन्नताएं पाई जाती है हर बंदे में, ये तो सबको पता होगा। तो गति पर ध्यान ना देकर, गति क्या होती है, जो तेज़ या फिर जो बहुत तेज़ लिख रहा है या फिर जो बहुत मंद गति से लिख रहा है, तो उस पर ध्यान ना देकर, क्योंकि वह ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो किस पर ध्यान देना चाहिए, उसके अक्षरों पर, शब्दों पर, उसके वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए कि वह अक्सर कैसे लिख रहा है, वह शब्दों को किस प्रकार से लिख रहा है, जो वह लिख रहा है उसमें शुद्धता भी है कि नहीं, इन पर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि उसकी गति पर। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है अपने आप में। फिर नेक्स्ट है कि प्रारंभ में अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए, धीरे धीरे अक्षरों के आकार छोटे किए जाए। स्टार्टिंग में जब हम उनको लिखना सिखाएंगे तो कैसे होगा, अगर आप स्टार्टिंग में बिल्कुल एक छोटा वर्ड दोगे और कुछ तो वह लिखेगा ही छोटा करके, तो और भी छोटा हो जाएगा। फिर वो सही तरीके से लिखना नहीं सीख पाएगा। तो स्टार्टिंग में आप क्या दो उसको, बड़ा सा कोई अक्षर दो लिखने के लिए, और जैसे ही वह वो बड़ा सा अक्षर लिखना सीख जाएगा, उसको खुद को लिखना आ जाएगा, खुद की हैंड राइटिंग करनी आ जाएगी, फिर वो खुद ही अपने अकॉर्डिंग छोटा बनाएगा कि अब मेरे को छोटा अच्छा लगता है। इतनी बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, बालक के मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए। जब बालक के मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए, जब वह राइट करने बैठता है ना, तो उसके मन में बिल्कुल भी उदासतापूर्ण नहीं होनी चाहिए, वरना वो सब कुछ क्या कर देगा, खराब कर देगा, सारी राइटिंग को नहीं लिख पाएगा सही तरीके से। तो बालक के मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी उसका माइंड होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, राइटर कर सकता है, राइटिंग को लिख सकता है। तो फिर हो गया है आपके आज सारे क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिए हैं। 4 वीडियो हो गई है हमारी, 4 क्वेश्चन की, अलग अलग वीडियो में मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया है। देखो मैं समझा तो सकती थी एक ही वीडियो में सब सारे क्वेश्चन, बट जो है वो आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं पहले आपको सुनना सिखाती, फिर बोलना एकदम, फिर पढ़ना भी एकदम, फिर लिखना भी। तो आप तो बिल्कुल बोर टाइप के हो जाते हैं, आप तो बोलते कि बस पता नहीं क्या क्या सिखा दिया है मैम ने, क्या पढ़ा दिया है, मैंने तो कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं। फिर जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हुई है तो प्लीज़ आप मेरे को बता देना, मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन करूँगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती हूँ। सो आपको बिल्कुल रेडी रहना है चारों क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है तो टेस्ट भी तो ज़रूरी है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।